हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर मस्तूरा क्लासेस। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एनसीईआरटी क्लास 7th चैप्टर 11। जो हमारा चैप्टर 11 वो है क्या है, जंतुओं और पादप में परिवहन। आज हम जानेंगे कि जंतुओं और पादपों में परिवहन कैसे होता है। सबसे पहले हम यहाँ पर जानते हैं सभी जीवों को जीवित रहने के लिए भोजन, जल और ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। उन्हें इन सभी पदार्थों को अपने शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुँचाना होता है। साथ ही जंतुओं को उन अंगों को उत्पन्न अपशिष्ट पदार्थों का परिवहन उस स्थान तक करना होता है जहाँ से उन्हें बाहर निकाला जा सके। यह सब कैसे संभव होता है? क्या आपको हृदय और रक्त वाहिनियाँ दिखाई दे रही है? हृदय और रक्त वाहिनियाँ संयुक्त रूप से हमारे शरीर का परिसंचरण तंत्र बनाती है। इस अध्याय में हम पादप और जंतुओं में पदार्थों का परिवहन के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसे कि अब हमको यहाँ पर एक दिखाई दे रहा है। अब हम जानेंगे परिसंचरण क्या होता है। सबसे पहले हम परिसंचरण के बारे में पढ़ेंगे। रक्त, जब आपके शरीर का कोई भाग कट जाता है तो क्या होता है? रक्त या रुधिर बाहर बहने लगता है। लेकिन रक्त है क्या? रक्त वह तरल पदार्थ या द्रव्य है जो रक्त वाहिनियों से में प्रवाहित होता है। यह पाचित भोजन को क्षुद्रांत्र छोटी आंत से शरीर के अन्य भागों तक ले जाता है। फेफड़ों में ऑक्सीजन को भी रक्त ही शरीर की कोशिकाओं तक ले जाता है। रक्त शरीर में से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने के लिए उनका परिवहन भी करता है। कौन करता है? रक्त करता है। रक्त विभिन्न पदार्थों को किस प्रकार ले जाता है? रक्त एक द्रव्य है जिसमें विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं लंबित रहती है। रक्त का तरल भाग प्लाज्मा कहलाता है। जैसे कि हमको यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, परिसंचरण तंत्र दिखाई दे रहा है। यहाँ पर क्या रहता है, हमारा हृदय रहता है, यहाँ पर सिरा रहता है और ये क्या रहती है, हमारी धमनी रहती है। ये हमारा परिसंचरण तंत्र है। रक्त में एक प्रकार की कोशिकाएं एन लाल रक्त कोशिकाएं आरबीसी एन होती है जिनमें एक लाल वर्णक होता है जिसे हीमोग्लोबिन कहते हैं। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को अपने साथ संयुक्त करके शरीर के सभी अंगों में अंततः सभी कोशिकाओं तक परिवहन करता है। हीमोग्लोबिन की कमी होने पर शरीर के सभी कोशिकाओं को कुशलतापूर्वक ऑक्सीजन प्रदान करना कठिन हो जाता है। हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण ही रक्त का रंग लाल होता है। रक्त में अन्य प्रकार की कोशिकाएं भी होती हैं जिन्हें श्वेत रक्त कोशिकाएं WBC कहते हैं। ये कोशिकाएं उन रोगाणुओं को नष्ट करती है जो हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। जैसे कि अगर हमारे शरीर में कोई रोगाणु प्रवेश कर जाते हैं तो उनको ये नष्ट करती हैं। बूजो खेलते समय गिर गया और उसके घुटने में चोट लग गई। कटे हुए स्थान से रक्त बहने लगा। कुछ समय बाद उसने देखा कि रक्त का बहना अपने आप रुक गया। कटने के स्थान पर गहरे लाल रंग का एक थक्का जम गया। यह देखकर बूजो को कुछ परेशान हो गया। रक्त का थक्का है जो बन जाना उसमें एक अन्य प्रकार की कोशिकाओं की उपस्थिति के कारण होता है जिन्हें हम क्या कहते हैं, पट्टी काणु या प्लेटलेट्स कहते हैं। जो प्लेटलेट्स होता है उनसे क्या होता है, जो रक्त का थक्का जम जाता है। रक्त वाहिनियाँ, अब हम जानेंगे कि रक्त वाहिनियाँ क्या होती है। शरीर में विभिन्न प्रकार की रक्त वाहिनियाँ होती है जो रक्त को शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाती है। आप जानते हैं कि अंततः जो श्वसन के ऑक्सीजन की ताज़ा आपूर्ति फेफड़ों फुफ्फुसों को भर देती है। रक्त इस ऑक्सीजन का परिवहन शरीर के अन्य भागों में करता है। जो क्या करता है, वो अन्य भागों में परिवहन करता है। साथ ही रक्त कोशिकाओं में कार्बन डाइऑक्साइड सहित अन्य अपशिष्ट पदार्थों को ले लेता है। इस रक्त को वापस हृदय में लाया जाता है जहाँ से यह फेफड़ों में जाता है। फेफड़ों से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल दी जाती है, जैसा कि आपने अध्याय 10 में पढ़ा। इस प्रकार शरीर में दो प्रकार की रक्त वाहिनियाँ पाई जाती है, एन धमनी और सिरा। ये दो रक्त वाहिनियाँ है हमारी जो हमारे शरीर में पाई जाती है। हृदय से ऑक्सीजन समृद्ध रक्त शरीर को सभी भागों में ले जाती है। चूंकि रक्त को तेजी से और अधिक दाब पर होता है अतः धमनियों की भित्तियां दीवार मोटी और प्रत्यक्ष होती है। आइए हम धमनियों से रक्त के प्रवाह का अनुभव करने के लिए क्रियाकलाप करते हैं। अब हम क्या करेंगे, जो हमारी धमनियां हैं वो रक्त का प्रवाह कैसे करते हैं हम उसका एक अनुभव लेते हैं। इसके लिए हमें क्रियाकलाप 11.1 करके देखते हैं। अपने दाहिने दक्षिण हाथ की मध्य और तर्जनी अंगुलियों को अपने बाईं वाम कलाई के भीतरी भाग पर रखिए। क्या आपको कोई स्पंदन, गति, धक धक महसूस होती है? यह स्पंदन क्यों होता है? यह स्पंदन नाड़ी स्पंद नब्ज कहलाता है और यह धमनियों में प्रवाहित हो रहे रक्त के कारण होता है। देखिए 1 मिनट में कितनी बार स्पंदन होता है। जैसे कि हमको यहाँ पर दिखाया गया है, कलाई में नाड़ी स्पंदन का अनुभव करना। जब हमारी कलाई में हम नाड़ी को पकड़ते हैं तो हमको स्पंदन
पता चलता है। आपने कितने नाड़ी स्पंदन गिने? प्रति मिनट स्पंदों की संख्या स्पंदन दर कहलाती है। मतलब प्रति मिनट में कितने स्पंद होते हैं वो क्या कहलाती है? उनकी संख्या स्पंदन दर कहलाती है। विश्राम की अवस्था में किसी स्वस्थ व्यक्ति की जो स्पंदन क्षमता है वो क्या कहलाती है? सामान्यतः 72 से 80 स्पंदन प्रति मिनट होती है। अपने शरीर में अन्य ऐसे भागों का पता लगाइए जहां आप नाड़ी स्पंदन को अनुभव कर सकते हैं। अपनी और अपने सहपाठियों की प्रति मिनट नाड़ी स्पंदन दर ज्ञात कीजिए। अपने द्वारा प्राप्त आंकड़ों की तुलना यहाँ पर जो सारणी दी गई है उसमें कीजिए। यहाँ हमको सारणी दी गई है, इसमें आप तुलना कर सकते हैं। वे रक्त वाहिनियां जो कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध रक्त को शरीर के सभी भागों से वापस हृदय में ले जाती हैं, शिराएं कहलाती हैं। शिराओं की भित्तियां अपेक्षाकृत पतली होती है। शिराओं में ऐसे वाल्व होते हैं जो रक्त को केवल हृदय की ओर ही प्रवाहित होने देते हैं। क्या आपको धमनियां अन्य छोटी छोटी वाहिनियों में विभाजित होती दिखाई देती है? उत्तकों में पहुंचकर वे पुनः अत्यधिक पतली नलिकाओं में विभाजित हो जाती है जिन्हें कोशिकाएं कहते हैं। कोशिकाएं पुनः मिलकर शिराओं को बनाती है जो रक्त हृदय में ले जाती है। हृदय, अब हृदय क्या होता है हमारा? हृदय वह अंग है जो रक्त द्वारा पदार्थों के परिवहन के लिए पंप के रूप में कार्य करता है। यह निरंतर धड़कता रहता है। एक ऐसे पंप की कल्पना कीजिए जो वर्षों तक बिना रुके कार्य करता रहता है। यह बिल्कुल असंभव प्रतीत होता है, फिर भी हमारा हृदय जीवन पर्यंत बिना रुके रक्त को पंप करने में कार्य करता है। अब हमको यहाँ पर क्या दिया गया है? एक परिसंचरण तंत्र की व्यवस्था बताई गई है। इसमें क्या होता है? हमारे फेफड़े हैं, यहाँ पर क्या होती है? फुफ्फुस धमनी होती है और ये हमारी धमनी है। यहाँ पर फुफ्फुस सिरा है और यहाँ पर सिरा है और ये क्या हमारी कोशिकाएं। ये हमारे यहाँ पर हमने देखा है। अब हमने देखा था कि जो हमारी जो कोशिकाएं कहलाती है वो किससे बनी होती है? शिराओं से बनती है जो हृदय में रक्त को भेजती है। अब हम देखते हैं हृदय। हृदय वह अंग है जो रक्त द्वारा पदार्थों के परिवहन के लिए पंप के रूप में कार्य करता है। यह निरंतर धड़कता रहता है। एक ऐसे पंप की कल्पना कीजिए जो वर्षों तक बिना रुके कार्य करता रहता है। यह बिल्कुल असंभव प्रतीत होता है, फिर भी हमारा हृदय जीवन पर्यंत बिना रुके पंप करने का कार्य करता रहता है। आइए हम हृदय के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं। अब हम हृदय के बारे में कुछ जानकारियां प्राप्त करेंगे। यहाँ पर हृदय वक्ष गुहा में स्थित होता है जिसका निचला सिरा थोड़ी बाईं ओर झुका रहता है। कहाँ पर स्थित होता है? वक्ष गुहा में स्थित होता है हमारा। अपनी उंगलियों को भीतर की ओर मोड़कर मुट्ठी बना लीजिए। आपके हृदय का आमाप साइज लगभग आपकी मुट्ठी के बराबर होता है। जरा सोचिए, यदि हृदय में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन से समृद्ध रक्त परस्पर मिल जाए तो क्या होगा? ऐसी स्थिति में उत्पन्न होने देने के लिए हृदय 4 कक्षों में बटा होता है। ऊपरी 2 कक्ष अलिंद कहलाते हैं और निचले 2 कक्ष निलय कहलाते हैं। कक्षों के बीच का विभाजन दीवार ऑक्सीजन समृद्ध रक्त और कार्बन डाइऑक्साइड से समृद्ध रक्त को परस्पर मिलने नहीं देती है। अब हम यहाँ पर देखते हैं हमको क्या दिखाया गया है। परिसंचरण तंत्र की कार्यविधि को समझने के लिए चित्र जो हमको दिया गया है, हृदय के दाईं ओर से आरंभ करते हुए तीरों द्वारा इंगित दिशा का अनुसरण कीजिए। इस जो हमको चित्र दिया गया है इसमें जो तीरों को हृदय से फेफड़ों में वापस हृदय में रक्त के प्रवाह की दिशा दिखाई गई है, जहाँ से वह शेष शरीर में पंप होता है। जैसे कि हमको यहाँ पर दिखाया गया है, ये क्या हमारा मानव हृदय का काट चित्र है। ये हमारे मानव हृदय का काट चित्र है। हम इसको देखते हैं। सबसे पहले हमको क्या दिखाई दे रहा है? ये क्या होता है? महाशिरा होता है। ये महाधमनी होती है, यहाँ पर होती है फुफ्फुस धमनी और ये फुफ्फुस सिरा होता है। अब हमारे यहाँ पर है बाएं अलिंद और यहाँ पर दाएं अलिंद। कक्षों के बीच के विभाजन दीवार और बायां निलय और यहाँ पर दायां निलय। ये हमारे यहाँ पर क्या होता है? हृदय का काट चित्र है। हृदय स्पंदन। अब हम जानेंगे हृदय स्पंद क्या कहलाता है। हृदय के कक्ष की भित्तियां पेशियों की बनी होती है। ये पेशियां लयबद्ध रूप से संकुचन और विश्रांति करती है। यह लयबद्ध संकुचन और उसके बाद होने वाली लयबद्ध विश्रांति दोनों मिलकर हृदय स्पंद हार्ट बीट कहलाता है। याद रखिए, हृदय का स्पंदन जीवन के हर क्षण होता रहता है। यदि आप अपने वक्ष की बाईं तरफ हाथ रखें तो अपने हृदय स्पंदों धड़कन को महसूस कर सकते हैं। चिकित्सक आपके हृदय स्पंद को मापने के लिए स्टेथोस्कोप नामक यंत्र का उपयोग करते हैं। कौन सा यंत्र होता है? हमारा स्टेथोस्कोप रहता है। ये जो हमको यहाँ पर दिखाया गया है, इसमें क्या होता है? यहाँ पर श्रोतिका होती है, ये ट्यूब होता है और ये चेस्ट पीस होता है। चिकित्सक जो हमारे यहाँ पर स्टेथोस्कोप जो रहता है हमारा, उसका उपयोग काय के लिए हृदय स्पंद की ध्वनियों को आवर्धित करने की युक्ति के रूप में करते हैं। जो हमारा स्टेथोस्कोप जो रहता है हमारे यहाँ पर एक सिरे एक चेस्ट पीस
लगा होता है जिससे एक संवेदनशील डायफ्राम होता है। दूसरे सिरे पर 2 ईयर पीस श्रोतिका लगे होते हैं जो एक नली द्वारा चेस्ट पीस से जुड़े रहते हैं। चिकित्सक जो हमारे रहते हैं स्टेथोस्कोप से क्या करते हैं, चेस्ट पीस अपने हृदय पर रखकर यहाँ पर श्रुतिकाओं से स्पंदनों की ध्वनि का अध्ययन करते हैं, जिससे उन्हें आपके हृदय की स्थिति का आकलन करने में सहायता मिलती है। आइए हम अपने आसपास उपलब्ध सामग्री से स्टेथोस्कोप का एक मॉडल बनाना सीखते हैं। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो हमारा स्टेथोस्कोप से हम एक मॉडल बनाएंगे। अब हमारा यहाँ पर क्या 11.2 6 से 7 सेंटीमीटर व्यास की कोई कीप लीजिए। कीप स्तंभ पर रबड़ की एक नली लगभग 50 सेंटीमीटर लंबी को कसकर लगाइए। कीप के मुख पर रबड़ की एक झिल्ली अथवा गुब्बारे को तानकर लगाइए और रबड़ बैंड की सहायता से कस दीजिए। अब रबड़ बैंड की नली के मुक्त सिरे को अपने एक कान के पास रखिए। कीप के मुख को अपने वक्ष पर हृदय के निकट रखिए। अब सावधानी से ध्वनि सुनने का प्रयास कीजिए कि आपको नियमित स्पंदन ध्वनि सुनाई दे रही है। यह ध्वनि हृदय स्पंदनों की है। आपका जो हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता रहता है। 4 से 5 मिनट तक दौड़ने के बाद पुनः हृदय स्पंदन की दर ज्ञात कीजिए। अपने प्रेक्षकों की तुलना कीजिए अपनी तथा अपने मित्रों की विश्राम अवस्था तथा 4 से 5 मिनट दौड़ने के बाद हृदय स्पंदन तथा नाड़ी स्पंदन पल्स में रिकॉर्ड कीजिए। क्या आपको अपने हृदय स्पंदन और नाड़ी स्पंदन के बीच कोई संबंध दिखाई देता है। प्रत्येक हृदय स्पंदन धमनियों में एक स्पंद उत्पन्न करता है। प्रति मिनट धमनी में उत्पन्न स्पंद हृदय स्पंद को दर को बताती है। क्या बताती है? जो हमारी हृदय स्पंदन दर को बताती है। यहाँ पर हम क्या करते हैं, हमारी हृदय स्पंदन और स्पंद दर को हम यहाँ पर नोट कर सकते हैं। हृदय के विभिन्न कक्षों की लयबद्ध गति रक्त के परिसंचरण और पदार्थों के परिवहन को बनाए रखती है। क्या करती है? जो हमारे हृदय के विभिन्न लयबद्ध की रक्त परिसंचरण को पदार्थों को परिवहन को बनाए रखती है। रक्त परिसंचरण की खोज विलियम हार्वे ने 1578 से 1657 नामक एक चिकित्सक ने की थी, जो अंग्रेज थे। उन दिनों यह मान्यता थी कि रक्त शरीर की वाहिनियों में दोलन करता रहता है। इस मत के लिए हार्वे का उपहास किया गया और उन्हें परिसंचारित सर्कुलेटर कहा जाता था। उनके अधिकांश रोगियों ने उनसे उपचार कराना बंद कर दिया। तथापि हार्वे की मृत्यु से पहले परिसंचरण के बारे में उनके विचार को जीव विज्ञान तथ्य के रूप में मान्यता मिल गई थी। बूजो जानना चाहता था कि क्या स्पंज हाइड्रा में भी रक्त होता है। स्पंज और हाइड्रा जैसे जंतुओं में कोई परिसंचरण तंत्र नहीं पाया जाता है। जिस जल में वे रहते हैं वही उनके शरीर में प्रवेश करके उनके भोजन और ऑक्सीजन की आपूर्ति कर देता है। जब जल बाहर निकलता है तो वह अपने साथ कार्बन डाइऑक्साइड और अपशिष्ट पदार्थों को ले जाता है। अतः उन्हें परिसंचरण हेतु रक्त के समान तरल की आवश्यकता नहीं होती। आइए अब हम क्या करते हैं, शरीर द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड के अतिरिक्त अन्य अपशिष्ट पदार्थों की निकासी के विषय में अध्ययन करते हैं। जंतुओं में उत्सर्जन। अब हम देखते हैं जंतुओं में उत्सर्जन क्या होता है। आपको याद होगा कि शरीर में अपशिष्ट पदार्थ के रूप में उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड फेफड़ों द्वारा किस प्रकार अश्वासन के प्रक्रम के दौरान शरीर से बाहर निकल जाती है। यहाँ भी ध्यान में होगा कि अपचित भोजन बहिक्षेपण प्रक्रम द्वारा मल के रूप में शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। आइए अब हम यह मालूम करें कि अन्य अपशिष्ट पदार्थ शरीर द्वारा कैसे बाहर निकाले जाते हैं। अब हमने ये तो देख लिया था कि जो हमारे शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड है वो कैसे बाहर निकाली जाती है, जो हमारा अपचित भोजन है उसको कैसे बाहर निकाला जाता है। लेकिन अब अपशिष्ट जो पदार्थ है उनको कैसे बाहर निकालते हैं इसके बारे में हम जानेंगे। आपके मन में यह प्रश्न उठ जाता है कि आखिर ये अपशिष्ट पदार्थ आते कहाँ से। जब हमारी कोशिकाएं अपना कार्य करती है तो कुछ पदार्थ अपशिष्ट के रूप में निर्मुक्त होते हैं। अधिकांशतः ये पदार्थ विषाक्त होते हैं, इसलिए इन्हें शरीर से बाहर निकालने की आवश्यकता होती है। सजीवों द्वारा कोशिकाओं में निर्मित होने वाले अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने के प्रक्रम को उत्सर्जन कहते हैं और उत्सर्जन में भाग लेने वाले सभी अंग मिलकर उत्सर्जन तंत्र बनाते हैं। मानव उत्सर्जन तंत्र। अब हम जानेंगे मानव उत्सर्जन तंत्र क्या होता है। रक्त में उपस्थित अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकाला जाना चाहिए। यह किस प्रकार होता है, इसके लिए रक्त को छानने की आवश्यकता होती है। यह व्यवस्था वृक्क जो गुर्दों में उपस्थित रक्त कोशिकाओं द्वारा उपलब्ध की जाती है। जब रक्त दोनों वृक्कों में पहुंचता है तो इसमें उपयोगी हानिकारक दोनों ही प्रकार के पदार्थ होते हैं। उपयोगी पदार्थ को रक्त में पुनः अवशोषित कर लिया जाता है। जल में घुले हुए अपशिष्ट पदार्थ मूल के रूप में पृथक करके हटा दिए जाते हैं। वृक्कों के जो रहते हैं मूत्र वाहिनियों से होता है, यह मूत्र मूत्राशय में जाता है। मूत्र वाहिनियाँ जो नली के आकार की होती है, मूत्राशय में मूत्र संचित होता रहता है और मूत्राशय से एक पेशी नली जुड़ी होती है जिसे मूत्र मार्ग कहते हैं। मूत्र मार्ग का
ये हमको यहाँ पर दिखाया गया है मानव उत्सर्जन तंत्र। अब हमारा ये मानव उत्सर्जन है, यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, वृक्क होता है, यहाँ पर मूत्रवाहिनी होती है और यहाँ पर हमारी क्या होती है, मूत्राशय होता है, ये मूत्र मार्ग होता है, यहाँ पर मूत्र रंध्र होता है। यहाँ पर हमारा ये हमको यहाँ पर एक मानव उत्सर्जन तंत्र दिखाया गया है। अब हम देखते हैं दूसरा सिरा खुला होता है जिसे मूत्र रंध्र कहते हैं। हमारा जो दूसरा सिरा खुला होता है हम उसे क्या कहते हैं, मूत्र रंध्र कहते हैं। और जिसमें मूत्र शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है वह वृक्क, मूत्र वाहिनियां, मूत्राशय और मूत्र मार्ग सम्मिलित रूप से उत्सर्जन तंत्र बनाते हैं। कोई वयस्क व्यक्ति सामान्यतः 24 घंटे में 1 से 1 लीटर मूत्र करता है। मूत्र में 95% जल, 2.5% यूरिया और 2.5% अपशिष्ट उत्पाद होते हैं। यह हम सभी का अनुभव है कि गर्मियों में हम पसीना, स्वेद आता है, स्वेद में जल और लवण होते हैं। बूझों ने देखा कि गर्मियों के दिनों में प्रिया पसीने के कारण कपड़ों में सफ़ेद धब्बे दिखाई देते हैं, विशेषकर उन स्थानों पर जहां अधिक पसीना आता है। ये धब्बे पसीने में उपस्थित लवणों के कारण बनते हैं। यह संवेदन या पसीना आने का कोई विशेष प्रयोजन होता है। हम जानते हैं कि मिट्टी से बने घड़ों में रखा पानी ठंडा हो जाता है। इसका कारण यह है कि घड़ों के छिद्रों से रिसकर पानी उसकी बाहरी सतह पर आ जाता है। जब यह पानी वाष्पित होता है तो घड़े में बचा शेष पानी ठंडा हो जाता है। ठीक इसी प्रकार पसीना भी हमें शरीर को ठंडा बनाए रखने में सहायता करता है। कभी कभी किसी व्यक्ति के क्या होते हैं, वृक्क काम करना बंद कर देते हैं। ऐसा किसी संक्रमण अथवा चोट के कारण हो सकता है। वृक्क के अक्रिय हो जाने की स्थिति में रक्त अपशिष्ट पदार्थों की मात्रा में बढ़ जाती है। ऐसे व्यक्तियों की अधिक दिनों तक जीवित रहने की संभावना कम हो जाती है। तथापि यदि कृत्रिम वृक्क द्वारा रक्त को नियमित रूप से छानकर उसमें अपशिष्ट पदार्थों को हटा दिया जाता है तो उसके जीवन काल में वृद्धि संभव हो जाती है। इस प्रकार रक्त के छनन की विधि अपोहन या डायलाइसिस कहलाती है। जंतुओं के शरीर से अपशिष्ट रसायनों के निष्कासन की विधि जल की उपलब्धता पर निर्भर करती है। जैसे जलीय जंतु कोशिका के अपशिष्ट उत्पादों को अमोनिया के रूप में उत्सर्जित करते हैं जो सीधे जल में घुल जाती है। पक्षी, छिपकली, सर्प जैसे कुछ जंतु अपने शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन अर्ध घन सेमी सॉलिड पदार्थ के रूप में करते हैं जो मुख्यतः श्वेत सफेद रंग का यौगिक यूरिक अम्ल होता है। मानव द्वारा उत्सर्जित अपशिष्ट पदार्थों में यूरिया प्रमुख है। अब हम देखते हैं पादपों में परिवहन कैसे होता है। अध्याय 1 में हमने पढ़ा है कि पादप अपनी जड़ों, मूलों द्वारा मृदा से जल और खनिज पोषकों का अवशोषण करके उन्हें पत्तियों को उपलब्ध कराते हैं। पत्तियां जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग कर प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रम द्वारा पौधों के लिए भोजन बनाती है। जो हमने अध्याय 10 में पढ़ा था कि सभी जीवों को भोजन के लिए आवश्यकता होती है, जो क्या करती है, उन्हें ऊर्जा स्रोत होता है तथा जीव के प्रत्येक कोशिका में ग्लूकोज का विखंडन होने की ऊर्जा निर्मुक्त होती है। कोशिकाएं इस ऊर्जा का उपयोग जीवन की मूल क्रियाविधि को संपादित करने में करती है। अतः यह आवश्यक है कि जीव की प्रत्येक कोशिकाओं को भोजन उपलब्ध कराया जाए। क्या आपने कभी इस प्रश्न का विचार किया है कि पौधों की जड़ों द्वारा अवशोषित जल तथा पोषक तत्वों पत्तियों तक किस प्रकार पहुंचाए जाते हैं? पौधे के वे भाग जो भोजन नहीं बनाते, पत्तियां द्वारा निर्मित भोजन किस प्रकार प्राप्त करते हैं? अब हम यह जानते हैं जल और खनिजों का परिवहन। अब हम जानेंगे कि जल और खनिजों का परिवहन कैसे होता है पादपों में। पादप मूलों, जड़ों द्वारा जल और खनिजों को अवशोषित करते हैं। मूलों में मूल रोम होते हैं। वास्तव में मूल रोम जल में घुले हुए खनिज, पोषक पदार्थ और जल के अंतर्ग्रहण के लिए मूल के सतह क्षेत्रफल को बढ़ा देते हैं। मूल रोम मृदा कणों के बीच उपस्थित जल के संपर्क में रहते हैं। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि जल किस प्रकार मूलों से पत्तियों तक पहुंचता है? पादपों में किस प्रकार परिवहन तंत्र पाया जाता है? जी हाँ, बूझो सही है। पादपों में मृदा से जल और पोषक तत्वों के परिवहन के लिए पाइप जैसी वाहिकाएं होती है। वाहिकाएं विशेष कोशिकाओं की बनी होती है जो संवहन उत्तक बनाती है। उत्तक कोशिकाओं को वह समूह होता है जो किसी जीव में किसी कार्य विशेष को संपादित करता है। जल और पोषक तत्वों के परिवहन के लिए पादपों में जो संवहन उत्तक होता है उसे जाइलम दारू कहते हैं। जाइलम चैनलों, नलियों का सतत जाल बनाता है जो मूलों को तने और शाखाओं के माध्यम से पत्तियों से जोड़ता है और इस प्रकार बना तंत्र पूरे पादप जल में परिवहन करता है। आप जानते हैं कि पत्तियां भोजन का संश्लेषण करती है। भोजन को पादप के सभी भागों में ले जाया जाता है। यह कार्य एक संवहन उत्तक द्वारा किया जाता है जिसे फ्लोएम या पोषवाह कहते हैं।
इस प्रकार जाइलम और फ्लोएम पादपों में पदार्थों का परिवहन करते हैं। क्या करते हैं यहाँ पर? पदार्थों का परिवहन करते हैं। अब हमको यहाँ पर दिखाई दे रहा है जाइलम दारू और यहाँ पर क्या है? मूल रोम दिखाई दे रहा है ये हमको। अब हमारा यहाँ पर क्या है? ये जल और खनिजों का परिवहन, ये मूल के जो हमारा मूल एक का एक जो भाग है उसमें क्या है? किसी वृक्ष में। अब हमको यहाँ पर ये चीज़ें दिखाई दे रही है, ये हमारा पेड़ है। अब हम देखते हैं क्रियाकलाप 11.3 करके। बड़ी साइज का एक आलू लीजिए और उसके ऊपरी छिलके को उतार लीजिए। उसके एक सिरे को काटकर चपटा आधार बना लीजिए। अब दूसरे सिरे पर एक घेरी खोखली गुहा बनाइए। गुहा को शक्कर के घोल से आधे तक भर लीजिए। अब आलू में एक पिन घुसाकर घोल के स्तर को चिन्हित कर लीजिए। आलू को जलयुक्त किसी बीकर में रख दीजिए। यह सुनिश्चित कर ले कि बीकर में जल का स्तर पिन के स्तर से नीचे रहे। इस व्यवस्था को कुछ घंटों तक ऐसे ही रखे रहने दीजिए। आप पाएंगे कि आलू की गुहा में शक्कर के घोल का स्तर बढ़ गया। आलू के भीतर जल कैसे गया? अल्प दूरी तक जल एक कोशिकी से दूसरी कोशिका में गया। इसी प्रकार मृदा से जल मूल की जाइलम कोशिकाओं में जाता है। ये हमने यहाँ पर देखा। अब हमको यहाँ पर ये क्या दिखाई दे रहा है? हमारा आलू है, यहाँ पर शक्कर का घोल है, ये पीन है और यहाँ पर जल है। कोशिकाओं में जल का परिवहन। अब हमने इसके बारे में जाना कि कोशिकाओं में जल का परिवहन कैसे होता है। अब हमको यहाँ पर दिखाई दे रहा है वाष्पोत्सर्जन, जो हमने पहले भी पढ़ा है, जो हमारी कक्षा 6 में हमने पढ़ा था कि वाष्पोत्सर्जन कैसे प्रक्रम द्वारा बहुत अधिक जल निर्मुक्त करते हैं। पादप मृदा से खनिज, पोषक तत्व और जल अवशोषित करते हैं। अवशोषित किया गया सारा जल पादप द्वारा उपयोग नहीं किया जाता। पत्तियों की सतह पर उपस्थित रंध्रों से वाष्पोत्सर्जन के क्रम द्वारा जल वाष्पित हो जाता है। पत्तियों से जल के वाष्पन से चूषण, अभिकर्षण, खिंचाव विकसित हो जाता है। यह वैसे ही है जैसे आप स्ट्रो से जल का चूषण करते हैं। विशाल वृक्षों में बहुत अधिक ऊंचाई तक जल का अभिकर्षण, खिंचाव इसी प्रकार होता है। वाष्पोत्सर्जन पादप को ठंडा रखने में भी सहायता करते हैं। अब हमें यहाँ पर कुछ प्रमुख शब्द दे रखे हैं, जैसे कि धमनी, रक्त, रक्तवाहिनियाँ, कोशिका, परिसंचरण और डायलिसिस, अपवहन, उत्सर्जन, उत्सर्जन तंत्र, हीमोग्लोबिन, हृदय स्पंदन, वृक्क, गुर्दा, फ्लोएम, पुष्वा, प्लेज्मा, पट्टिकाणु, नाड़ी स्पंदन, लाल रक्त कोशिकाएं, मूल रोम, स्टेथोस्कोप और जो हमारा यहाँ पर है पसीना, स्वेद, उत्तक, मूत्रवाहिनियाँ, मूत्र मार्ग, यूरिक अम्ल, मूत्राशय, सीरा, स्वेद रक्त कोशिका और जाइलम दारू। अब हमारा यहाँ पर इसका सारांश देख लेते हैं। हमने इसमें क्या सीखा है? अधिकांश जंतुओं में शरीर में प्रवाहित होने वाला रक्त शरीर की विभिन्न कोशिकाओं को भोजन और ऑक्सीजन का वितरण करता है। यह शरीर के विभिन्न भागों से उत्सर्जन के लिए अपशिष्ट पदार्थों को भी लाता है। परिसंचरण तंत्र में हृदय और रक्त वाहिनियाँ होती है। मानव शरीर में रक्त धमनियों और शिराओं में प्रवाहित होता है तथा हृदय पंप की तरह कार्य करता है। रक्त में प्लाज्मा, लाल रक्त कोशिकाएं, श्वेत रक्त कोशिकाएं और पट्टिकाणु होते हैं। रक्त का लाल रंग लाल वृक्क युक्त हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण होता है। किसी वयस्क व्यक्ति के हृदय का 1 मिनट में लगभग 70 से 80 बार धड़कता है। इसे हृदय स्पंदन दर कहते हैं। धमनियां हृदय में शरीर के सभी अन्य भागों में रक्त को ले जाती है। कौन ले जाती है? जो धमनियां होती है वो क्या करती है? हमारे शरीर के अन्य भागों में रक्त ले जाती है। शिराएं शरीर के सभी भागों से रक्त को वापस हृदय में लाती है। शरीर में से अपशिष्ट उत्पादों को बाहर निकालने का प्रक्रम उत्सर्जन कहलाता है। मानव उत्सर्जन तंत्र में 2 वृक्क, गुर्दे, 2 मूत्रवाहिनियां और 1 मूत्राशय और 1 मूत्र मार्ग होता है। लवण, यूरिया जल के साथ श्वेत पसीने के रूप में शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। अब जो हमारे जलीय अपशिष्ट पदार्थ के रूप में अमोनिया उत्सर्जित करते हैं, जो सीधे जल में घुल जाती है। पक्षी, कीट और छिपकली अर्ध घन सेमी सॉलिड रूप में यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं। पादप मूलों द्वारा जल और पोषक तत्व मृदा से अवशोषित होते हैं। पूरे पादप में जल के साथ पोषक तत्व जाइलम नामक संवहन ऊतक द्वारा ले जाए जाते हैं। पादप के विभिन्न भागों में भोजन का परिवहन फ्लोएम नामक संवहन ऊतक के रूप में द्वारा होता है। वाष्पोत्सर्जन के दौरान रंध्रों से वाष्प के रूप में बड़ी मात्रा में जल का ह्रास होता है। वाष्पोत्सर्जन के कारण एक चूषण बल निर्मित होता है, जिसके कारण मूलों द्वारा मृदा में से अवशोषित जल अभिकर्षित खींचकर होकर तने और पत्तियों तक पहुंचता है। यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं आपको। इन क्वेश्चंस के आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। उम्मीद है जो आज का हमारा चैप्टर आपको अच्छा लगा।
अगर आपको हमारा चैप्टर अच्छा लगा है तो इसी तरह के अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। ओके, थैंक यू सो मच।